नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। बड़ा सवाल लेकर आज हम खड़े हुए हैं। एक सवाल ये है कि क्या आईएसआईएस का खात्मा करीब आ चुका है? क्या अबू बकर अल बगदादी का अंत करीब आ चुका है? दरअसल जिस तरीके से इराकी और अमेरिकी फौज ने मोसुल पर आईएसआईएस के लड़ाकों पर, आईएसआईएस के दहशतगर्दों पर, इन आतंकवादियों पर मुंहतोड़ कार्रवाई शुरू की है, उसके बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या जल्द ही इस पूरे इलाके को इस दहशतगर्द आतंकवादी संगठन से पूरी तरीके से छुड़ा लिया जाएगा? क्या दहशत का अंत होगा? और हम बात इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक वक्त था जब ये आतंकवादी संगठन, ये दहशतगर्द लोगों के लिए दहशत बने हुए थे, उनके लिए एक बड़ा आतंकी साया बने हुए थे, उनके लिए एक बड़ा डर बने हुए थे। लेकिन डर का आलम तो ये है कि आज ये खुद ही महिलाओं के कपड़ों के बीच अपने आप को छुपाकर भागने की फिराक में है। तो सवाल यही है कि क्या अब दुनिया आईएसआईएस की चंगुल से बाहर आ जाएगी? इस पहलू पर आज हम एक बड़ी बहस करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरीके से आईएसआईएस अपने अंत के करीब पहुंच रही है। आतंकिस्तान के आकाओं में मची अफरा तफरी, मुंह छुपाकर भाग रहे बगदादी के लड़ाके। अब कहां भागेगा बगदादी? बगदादी तू तो गया। अब बगदादी की जिंदगी के चंद दिन ही बचे हैं। बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है कुर्दिश सेना। बस बगदादी अब और नहीं, सीरिया और इराक में मासूमों का गला रेतने वाले बगदादी के दिन अब लद चुके हैं। बगदादी को बामुकम्मल मौत देने के लिए कुर्दिश सेना ने अमेरिकी गठबंधन सेना के साथ मिलकर आखिरी जंग का ऐलान कर दिया है। 14,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 40,000 पेशमर्गा लड़ाके, 54,000 इराकी सेना के लाव लश्कर के साथ करीब 500 अमेरिकी जवान भी इस जंग में बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब तक उन्होंने मोसुल के बाहरी इलाकों में बसे करीब 9 गांवों को आजाद करा लिया है। अब बगदादी चारों तरफ से घिर चुका है। बगदादी के एक इशारे पर बेगुनाहों का गला रेतने वाले लड़ाके अब खुद जान बचाकर भाग रहे हैं। पिछले 2 साल में इराक और सीरिया में इंसान और इंसानियत का गला रेतने वाले आतंकियों की मौत अब उनका पीछा कर रही है। जो बगदादी कल तक दूसरों को जन्नत की यात्रा पर भेजता था, अब गठबंधन सेना ने उसे नर्क के दरवाजे पर खड़ा करके धक्का मार दिया है। बगदादी को मारने के लिए रूस और अमेरिकी सेना ने भी जंग छेड़ रखी है। रूस ने सबसे आधुनिक हथियारों को इस युद्ध में इस्तेमाल करके आतंकियों की कमर तोड़ दी है। सीरिया और इराक में पिछले कई सालों से मचे नरसंहार में लाखों लोग बेमौत मारे गए, लेकिन अब सैन्य कार्रवाई से जिस तरह से आतंकियों में खलबली है, उससे एक बात तो तय है कि अब आतंक का अंत निश्चित है। अब फिर से बगदादी जैसा जल्लाद पैदा नहीं होगा। एक बार फिर से इराक और सीरिया में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। फिर वहां की गलियों में बचपन किलकारियां भरेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो बीते 13 सालों की अगर बात करें तो इन बीते 13 सालों में इराक में छिड़ी हुई ये सबसे बड़ी जंग है, ये सबसे बड़ा अभियान है, क्योंकि ये अभियान उन आतंकवादियों के खिलाफ है, उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जिन्होंने मौत को अपना पर्याय बना लिया था, लेकिन मौत अब उनके पीछे है। किस तरीके से ये पूरा आईएसआईएस एक बड़ा आतंकवादी संगठन बनता गया? अबू बकर अल बगदादी क्यों खलीफा बन जाता है? उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे? आज ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। साल 2006 का ये वो समय था जब अमेरिकी सेनाएं इराक में डटी हुई थी। इसी साल सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी दे दी गई। अब इराक सद्दाम के शासन में आजाद था, लेकिन अमेरिकी सेनाएं अभी भी इराक में डेरा जमाए हुए थी। आजादी के नाम पर हुई इस जंग में इराक में भारी नरसंहार हुआ।
सद्दाम का तो खात्मा हो गया, लेकिन कुछ क्षेत्रीय ताकतों में गुटबाजी भी तेज हो गई। ऐसे ही एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी। साल 2011 में जब अमेरिकी सेनाएं इराक से वापस लौटी तो इराक की सत्ता पर कोई नहीं था। इराक का खलीफा बनने के मंसूबे ने ही बगदादी को दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बना दिया। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए बगदादी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के नाम से आतंकी संगठन की स्थापना की। कहा यह भी जाता है कि अलकायदा इराक का परिवर्तित नाम ही ISIS है। जब बगदादी अलकायदा इराक का सरगना था तो वो ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसके पास ना तो हथियार थे और ना ही पैसे, लेकिन अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए बगदादी को लड़ाकों की जरूरत थी। खूंखार बगदादी ने सद्दाम के समर्थकों से हाथ मिलाया और इराक में पुलिस और सेना के दफ्तर पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ बगदादी को खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बगदादी सीरिया चला गया। उस समय सीरिया भी गृहयुद्ध झेल रहा था। सीरिया में गृहयुद्ध का फायदा उठाकर बगदादी ने विद्रोहियों को अपने साथ कर लिया। यहाँ पहुंचकर बगदादी ने एक बार फिर संगठन का नाम बदला और नया नाम दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब बगदादी के पास लड़ाके भी थे और आधुनिक हथियार भी। साल 2014 से बगदादी ने इराक और सीरिया में खूनी खेल शुरू कर दिया, जो बदस्तूर जारी है। बगदादी के कहर से इराक और सीरिया के कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग काल के गाल में समा गए। लाखों की संख्या में लोगों ने इराक और सीरिया से पलायन शुरू कर दिया। कई लाख लोग समुंदर में डूब कर मर गए। बच्चों का बचपन जिंदगी और मौत के मातम में बीत रहा है। और अब अगर बगदादी के लड़ाके जान बचाकर भाग रहे हैं तो ये सदी की सबसे खूनी जंग की सबसे बड़ी जीत होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजा पाल। दरअसल बुराई का अंत बुरा ही होता है और बगदादी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चुन चुन कर ISIS के लड़ाकों को मारा जा रहा है, लेकिन ये अभियान आसान नहीं है। इस अभियान के आगे भी कई चुनौतियां हैं। चलिए इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज के मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट SK दत्ता साहब, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी, और पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले चाहूंगी आप चारों की तरफ से फर्स्ट कमेंट कि जिस तरीके से अब एक अभियान की शुरुआत हुई है, क्या लगता है वाकई जिस अभियान की शुरुआत इतनी तेजी के साथ की गई है वो अभियान बहुत तेजी के साथ अपने अंजाम तक भी पहुंचेगा? शुरुआत SK दत्ता साहब के साथ करते हैं। लावनी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हालात बन रहा है वहाँ इराक और सीरिया में, वो कहीं ना कहीं पे बगदादी के लिए ख़तरनाक परिस्थिति पैदा कर रहा है। और IS का मुझे लगता है कि अब अंत निश्चित है और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कि IS अपने आप में ख़त्म होगा। पर सवाल यहाँ पे ये है कि उसके बाद जो एक वैक्यूम तैयार होगा वहाँ पे, सामाजिक और राजनीतिक वैक्यूम, उसको किस दृष्टिकोण से संतुलित किया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद इराक में जिस तरह का एक पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार हुआ था और पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, उसी का फ़ायदा बगदादी जैसे दहशतगर्द ने लिया और उसी के चलते ये लोग इतने बड़े पैमाने पे उभर के आए और इतने खूंखार आतंकवादी लश्कर इन लोगों ने तैयार किया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो जो प्रांत है, इराक हो गया, आपका लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, कुछ हद तक टर्की का कुछ इलाका, ये तमाम जितने सारे एरिया है ये स्ट्रेटजिकली और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाके में रसायन गैस और तेल का भंडार है और उसके साथ साथ यूरोप और एशिया को कहीं ना कहीं पे जोड़ता है ये पूरा इलाका। रूस का कहीं ना कहीं पे किसी ज़माने में इस पूरे इलाके में दबदबा रहा है। खास करके सोवियत यूनियन के बिखरने से पहले ये पूरा इलाके में सोवियत यूनियन का ही कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस रहा, जो कतई कभी भी अमेरिका को मंजूर नहीं था। और शुरुआत में जो शीत लहर के दौरान जो आपस में जो टकरार हुआ सोवियत यूनियन और अमेरिका का, और उसके बाद सोवियत यूनियन के बिखर होने के बाद रूस के साथ जो टकरार हुआ अमेरिका का,
उसका भी कहीं ना कहीं पे एक पूरा एक वो है असर रहा उसका है। एक आधार कहा और जा सकता है, आप बिल्कुल। देखना है कि रूस जिस तरह से वहाँ पे अपना दबदबा बना के रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है, और अमेरिका भी अपना वर्चस्व वहाँ पे तैयार करना चाहती है, उस पे कोई नया खतरनाक परिस्थिति ना पैदा हो जाए, ये चिंता का विषय चुनौती है। है। बिल्कुल। मैं बीरी मिश्रा जी के पास आती हूँ। बीरी मिश्रा जी, बहुत ख़ास तरीके से देखा जा रहा है कि जो इराकी आर्मी और अमेरिकी आर्मी ने मिलकर, नाटो ने मिलकर ये जो अभियान शुरू किया है, अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। क्योंकि आप आर्मी से हैं, इसलिए हम आपसे ये बात समझना चाहेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब किसी भी अभियान की शुरुआत होती है तो शुरुआत तो तेज़ी के साथ होती है, लेकिन अभी जिन इलाकों को IS से छुड़ाया जा रहा है वो ग्रामीण इलाके हैं, खुले हुए इलाके हैं। चुनौती तब बड़ी होने वाली है जब ये आर्मी शहर की तरफ पहुंचेगी। किस तरीके से बतौर आर्मी मैन आप इस चीज़ को देखते हैं और क्या रखना चाहेंगे आप सामने फिर? देखिए, ये लड़ाई अलग तरीके की है। पहली बात तो ये है कि इसमें प्रॉक्सी वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर और स्किमिशेस ये शामिल हैं। इसमें कहीं पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। हालांकि ये गुरिल्ला वारफेयर जब एक बार काफ़ी मजबूत जड़ पकड़ लेती है तो इनका एक फ्रंट बन जाता है, इनके एक फ्रंट लाइन बन जाती है जिसको ये लोग डिफेंड करते हैं। जैसे इस केस में जब इन्होंने एक शहर पकड़ लिया, कब्जा कर लिया, तो शहर पर इनकी सेनाएं आगे पीछे दिखाई पड़ने लगी, जैसे मसूल। अब मसूल में पूरे चारों तरफ मसूल के जो बंकर्स हैं, जो डिफेंसेस हैं, जो इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो सब ISIS के लोग मैन कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इन पर अटैक होता है तो दे मेल्ट अवे। आर्मी में एक वर्ड है मेल्ट अवे। तो ये जनता के साथ मिल जाते हैं और फिर अपने डिफेंसेस छोड़ देते हैं और उनका सफाया नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी, अगर दो स्टैंडिंग आर्मी लड़ रही हैं तो उनका सफाया हो सकता है। अब जब ये गुरिल्ला वारफेयर होता है जिसमें ये इंसर्जेंसी का होता है, जहाँ पर ये वारफेयर ब्रोकन लाइन में है, वहाँ पर सफाया नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि जैसे आज मोसुल पर कब्जा हो गया, अगर मान लीजिए जितनी भी कंबाइंड फोर्सेस हैं, चाहे उसमें पशमर्गा हो, चाहे उसमें ये हाँ कोई भी कर्डिश आर्मी हो या इसमें कोई भी हो, तो जब ये कब्जा कर लेंगे तो ये मेल्ट अवे होके और किसी और एरिया में चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जब किसी और एरिया में जाते हैं तो इनका जो लोकल सपोर्ट अगर है तब तो ये फिश की तरह वाटर में सरवाइव कर जाते हैं, अगर लोकल सपोर्ट नहीं है तो सरवाइव नहीं करते हैं। आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है कि सीरिया और इराक में गवर्नमेंट फोर्सेस या गवर्नमेंट की हुकूमत इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हर चप्पे चप्पे में वो इनको सर्च आउट करें और डिस्ट्रॉय करें। तो इस लड़ाई में ये ज़रूर है कि बगदादी हो सकता है कि किसी बम्बार्डमेंट में, क्योंकि आजकल जितनी भी तकनीकी आर्म फोर्सेस के पास सहूलियतें हैं, ड्रोन्स हैं, उनका पिन पॉइंट टारगेट है, यह सब इनको मिल जाता है। और उसके साथ साथ जो भी आर्मी विन करने लगती है उसको सपोर्टर्स और उसको जासूस भी मिल जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि बगदादी का सफाया हो। लेकिन आफ्टर बगदादी का सफाया होने के बाद जो इनका जड़ से इनको उखाड़ना है वो बहुत आवश्यक है, और उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सीरिया में कौन प्रशासन किसका रहेगा, अल असद का रहेगा, रशा वालों का, या अमेरिका किसी को प्राप्त करेगा। उसी तरीके से इराक में क्या शिया गवर्नमेंट वहां डोमिनेट करेगी या वहां के सुन्नी रिवॉल्यूशन करते रहेंगे, उनको सपोर्ट रहेगा। तो काफी इस पर डिपेंड करता है आउटकम पूरा। बिल्कुल, इस विषय को थोड़ा और ब्रॉडर हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पंत साहब के पास आऊंगी, अमीन साहब के पास उसके बाद जाती हूँ। पंत साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमने अपने दोनों मेहमानों को सुना, एक जो बड़ी समस्या आएगी कि ये जो ISIS के लोग हैं इस वक्त ऐसे इलाकों में हैं, उन जगहों पर हैं जहाँ पर अभी भी 90 लाख के लगभग जनमानस से लोग हैं, और ये UN के तरफ से स्टेटमेंट पहले ही दिया गया था कि आप अभियान जब शुरू करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्थितियों से भी पहले से ही उसके लिए तैयार रहना होगा जो वाकई मानवाधिकार के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करेगी। तो ऐसे हालात को देखते हुए ये अभियान जो छेड़ा गया है कहाँ जाएगा और क्या इसी अभियान की ज़रूरत है?
नहीं देखिए, अभियान को की ज़रूरत थी क्योंकि अभियान को सफलता भी मिल रही है। आज मोरसुल में आप देख रहे हैं कि एकदम घिरा हुआ है पूरा, बिल्कुल। और लगभग जो है कि अब ये जो सेनाएं हैं उनको सफलता मिल रही है। तो ये है, लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे आज ही जो क्रिकेट में जो है एक ब्लास्ट हुआ, जो ह्यूमन बॉम्ब के ब्लास्ट हुए 11 लोग हैं, मारे गए जी हाँ, तो उसमें क्या ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये लोग जो थे वो उनसे मिल गए थे, उनके बीच के थे जो वहाँ से जो डिस्प्लेस होकर लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इराक में आए हुए हैं, तो क्या तो इस तरह की संभावनाएं तो हैं, इससे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सफलता मिल गई है वो अमेरिकन फोर्सेस की सहायता से, और पूरी जो है इराकी फोर्सेस हैं, ईरान की फोर्सेस हैं, इन सब की सहायता से जो है, और जो कुर्दिश फोर्सेस हैं उनकी सहायता से सब मिलके जो है काफ़ी कुछ सफलता मिल गई। धीरे धीरे सब ये शहरों पे कब्जा होता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सफलता मिल रही है। तो ये दिक्कतें तो आनी है निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ISIS का, और ये लोग मिले हुए हैं, जनमानस में भी उनकी घुसपैठ हो चुकी है, लेकिन लोकल लेवल पे काफ़ी इनके खिलाफ जो है गुस्सा है। तो वो, और आज देखिए जहाँ जहाँ कब्जा हो रहा है लोग बहुत खुशी मना रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल खासकर जो क्रिश्चियन एरिया है वहाँ पे जब कब्जा हुआ, फिर से कब्जा हुआ, हटाए गए ये लोग, तो लोग काफ़ी नाच रहे थे, गा रहे थे वहाँ पे। तो निश्चित रूप से ये है। लेकिन क्या जो आपने जैसे कहा है कि बगदादी तो अब गया, तो इस पर भी अभी एक प्रश्न लग सकता है कि अब वाकई बगदादी वहाँ फंसा है या नहीं फंसा है। देखिए बगदादी हमेशा वो इतना चालाक व्यक्ति है, और इतना वो हमेशा जो है वो गच्चा देता रहता है, वो गच्चा देता रहता है। आपको याद होगा पिछले साल भी 2015 में काफ़ी खबरें आई थी कि वो मारा गया, अमेरिकी सेना द्वारा मारा गया, लेकिन वो फिर से वो सामने आ गया। तो क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बहुत छिपा के रखता है, तो क्या वो अभी फंसा है वहाँ, या वो सीरिया भाग गया? खबर आई थी सीरिया भाग गया, ये भी खबर थी, तख्ता पलट हो गया उसके खिलाफ। तो ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक अगर हम देखें तो काफी सफलता मिल चुकी है सेनाओं को, और मुझे लगता है कि अब ISI का जो वजूद है वो धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और जरूरत भी इसी चीज की थी। मैं अब नुसरत अमीन साहब के पास जाना चाहूंगी। अमीन साहब, साफ तौर से अगर देखा जाए ISIS का खात्मा बहुत जरूरी हो गया था, एक अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन मैं आपसे आज मैं आप सभी से ये अनुरोध कर लूं कि आज बात भारत पाकिस्तान की नहीं हो रही है, आज बात सिर्फ आतंकवाद की हो रही है। आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं, आतंकवाद से आप भी पीड़ित हैं। सवाल ये उठता है कि ISIS के खात्मे के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी आतंकवाद की जड़ जो बहुत गहरी तक जा चुकी है, वहां पर भी ऐसी ही किसी अभियान की जरूरत है ताकि आप भी उस चीज से निकल सके? देखिए, ये जो कुछ भी इराक में हो रहा है उसमें मैं तो नहीं मेरी एक सरसरी नज़र है उस पर। कोई मैं इसका कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जब इस मौजू पे डिस्कस करने की बात चली है तो मेरे जहन में जो सबसे बड़ी बात आई है इस ऑफेंसिव में वो ये है कि जो ऐसा शायद पिछले 30-40 सालों में, या शायद एग्जैक्टली मैं नहीं अरसा बता सकता, लेकिन 30-40-25 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि इराक की ये जो कोलिशन है, इराक लेड कोलिशन जो है, इसमें नुमाइंदगी हर तबके की है, हर कम्युनिटी की है, जिसमें यानी जो माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है इराक की, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जिसमें सुन्नी हैं, जिसमें ये सब के सब जो है उसके अंदर कोलिशन फोर्सेस में उनकी नुमाइंदगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और इस कोलिशन में सबकी रिप्रेजेंटेशन का एक और मतलब ये निकलता है कि जो एक जनरल पॉपुलेशन है इराक की, उसके अंदर ये कंसेंसस है, ये ऑलमोस्ट एक कंसेंसस है कि दाइश को, ISIS को अब ड्राइव आउट करना है हर सूरत के अंदर। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो आपके सवाल से कनेक्टेड है वो ये है कि देखिए, चाहे वो मामला ISIS का हो, चाहे पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं मजहबी एक्सट्रीमिज़म से जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है, यहाँ दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें, यहाँ के सेक्टेरियन ग्रुप्स जो हैं, इसमें आप देखिए कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि इनके कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होते हैं, और कोई ना कोई इनका एक सेंटर ज़रूर होता है आसपास के इलाक़ों में। कि किसी हद तक पहले आप कह सकते थे कि वो इलाका जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के आसपास के इलाके वो हैं, कुछ अरसे के लिए अफ़गानिस्तान भी रहा है। दाइश और पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान कनेक्शन का एक बड़ा सोर्स रहा है। तो अगर मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ अगर आप ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को फॉलो करते रहें आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैंडिडेट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट भी, कि जी जो कुछ भी ISIS कर रही है इराक के अंदर,
जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, उसमें अमरीकियों की लापरवाही और अमरीकियों ने जो एक वहाँ वैक्यूम क्रिएट किया था उसका बड़ा अमल दखल है, और ये बात मेरे ख्याल है कि ठीक भी है। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन का भी एक असर है जो लिया गया है। और ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक बहुत खास पहलू जो आपने छेड़ा कि आपने कहा कि आईएसआईएस की जो जंग शुरू हुई है, आईएसआईएस के खिलाफ जो ये अभियान शुरू हुआ है, दरअसल वहां के लोग भी, हर तबके के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद इस पहलू से एक बात निकलकर सामने आई जो समझना चाहेंगे हम अपने चारों मेहमानों से, कि जब हम पाकिस्तान के आतंकवाद की बात करते हैं तो जैसा नुसरत साहब ने कहा कि आईएसआईएस के खिलाफ तो वहां पर इराक और सीरिया में मौजूद हर तबके के लोग इस अभियान में मौजूद इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कहने वाले लोग हैं। जो ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अगर कहा जाएगा तो कैसे पाकिस्तान से भी आतंकवाद हटेगा? और पाकिस्तान अगर इस अंतर को नहीं समझेगा तो क्या वाकई वो अब भी चाहता है कि एक और आईएसआईएस का खात्मा हो, दूसरी ओर पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा हो? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पहलू पर और बातें समझने की कोशिश करेंगे।